Good morning, students. I'm Mrs. Amrita Eka and I'll be teaching you history. मैं मिसेस अमृता एका हूँ और मैं आपको इतिहास पढ़ाऊँगी एंड आई एम फ्रॉम मारवाड़ी इंटरमीडिएट बॉयज़ कॉलेज। जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री पढ़ा ही है और ट्वेल्थ में भी आप इतिहास पढ़ेंगे। इस समय विशेष परिस्थिति होने के कारण आप लोग ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे या कह सकते हैं आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स सुनेंगे हमारे। 11th में मैंने आप लोग को हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दे दिया था अबाउट व्हाट इज़ हिस्ट्री, इतिहास क्या है। चलिए फिर से हम थोड़ा सा रिवीजन कर लें। इतिहास क्या है? इतिहास अगर सामान्य शब्दों में कहा जाए तो ये बीती हुई घटनाओं का वर्णन है। इतिहास इज़ अ स्टडी ऑफ पास्ट। लेकिन इतिहास के दायरे में सारी चीज़ें नहीं आती हैं। इतिहास के अंतर्गत सिर्फ वही चीज़ें आती हैं जो किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष जगह या किसी विशेष समय का बोधक होता है, जिसमें तथ्य होते हैं। ऐसी घटनाओं को इतिहास के दायरे में रखा जाता है। आप लोगों को मैंने 11th में बताया था कि इतिहास आप क्यों पढ़ते हैं, जिसके बहुत सारे जवाब हैं। इतिहास आप सबसे पहले ये जानने के लिए पढ़ते हैं कि आपके वंशज को, आपके पूर्वज कौन थे, मानव का अस्तित्व क्या था, प्राचीन समय में मानव जाति किस अवस्था में थी, हम वानर रूप में थे और कैसे धीरे धीरे वानर रूपी मानव विकसित होकर कैसे होमो सेपियंस या आज का आधुनिक मानव कैसे बन गया। ये सारी चीज़ें हम 11वीं में पढ़ चुके हैं कि आधुनिक मानव के रूप में या होमो सेपियंस के रूप में जिस तरह आज हम हैं, हमारा विकास कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। तो ये हमने फर्स्ट ईयर में देखा था। सेकेंड ईयर में आप देखेंगे कि विभिन्न ये वंशों के बारे में, राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आपने 11th का सिलेबस अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि 11th में आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है, लेकिन वही 12th के सिलेबस में आप लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे। यानी कि इतिहास जो है वो सिर्फ भारत से जो संबंधित है। फॉर द स्टडी ऑफ कन्वीनियंस, यानी अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को विभिन्न वर्गों में भी विभाजित किया गया है और इसके आधार भी विभिन्न हैं, जैसे कालखंड के आधार पर, वंशों के आधार पर, शताब्दियों के आधार पर। इसी प्रकार जो सबसे बेसिक कैटेगराइजेशन है वो है एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस में आप इतिहास पढ़ेंगे, लेकिन 3 डिविजन्स में पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में आप सिंधु घाटी सभ्यता, सम्राट अशोक से संबंधित मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। वहीं भारतीय मध्यकालीन भारत में आप सल्तनत और मुगल के बारे में पढ़ते हैं। और आधुनिक भारत में आप पढ़ेंगे कि किस तरह हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, हमें स्वतंत्रता प्राप्ति कैसे हुई और राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की क्या भूमिका थी। स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात, आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, भारत का विभाजन हुआ और विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। और अंत में इस सिलेबस के अंत में हम देखेंगे कि कैसे हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कैसे उसका निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें हम आज सेकेंड ईयर के सिलेबस में देखेंगे। पैटर्न आपके एग्जाम्स का क्वेश्चन का रहेगा, ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के शॉर्ट आंसर रहेंगे, 8 मार्क्स के लॉन्ग आंसर रहेंगे। और वहीं जैसे कि फर्स्ट डे में आप लोग को 10 मार्क्स का मैप वर्क था, उसी प्रकार 12th में भी आपका 10 मार्क्स का मैप वर्क रहेगा। 10 मार्क्स में आपको 2 मैप रहेंगे 5-5 नंबर के, जिसमें आपको इंडिया का मैप दिया जाएगा। जहां 11th में आपको वर्ल्ड मैप मिला था, वहीं 12th में आपको इंडिया का मैप दिया जाएगा, जिसमें आपको
जो भी स्थानों को दिया जाएगा उनको आपको चिन्हित करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसका क्षेत्र विस्तार क्या था, किन किन क्षेत्रों में वो विस्तृत था, ये सारी चीज़ें आप उसमें चिन्हित करेंगे। या फिर महाजनपद कहाँ थे, या फिर सम्राट अशोक का या सम्राट अकबर का क्षेत्र विस्तार कहाँ था, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें चिन्हित करेंगे। तो ये है आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस। और स्टूडेंट्स, सेकेंड में जैसे आपका सिलेबस है, फर्स्ट चैप्टर जो है एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत से जो पहला चैप्टर है उस सेक्शन से, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इंग्लिश में कहेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा, ज़रूर सुना ही होगा। और जैसा कि इसका नाम है सिंधु घाटी, नाम से ही प्रतीत होता है कि ये सभ्यता सिंधु नदी की घाटी में ये फला फूला। या हड़प्पा सभ्यता, ये दोनों नाम से पुकारे जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसीलिए जाना जाता है कि जब उत्खनन का कार्य हुआ तो सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज की गई, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन because these excavations were done and the first site which was discovered was Harappa. So it is also known as Harappan civilization. जैसा कि आप नाम से ही प्रतीत होता है, इंडस वैली या सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभ्यता जो था ये नदी के किनारे विकसित हुई थी और ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। विश्व में और भी ऐसी सभ्यताएं हैं जो प्राचीन हैं, उनमें से सिंधु घाटी सभ्यता एक है। सिंधु घाटी सभ्यता के अतिरिक्त जो और 3 सभ्यताएं थीं, वो थी मिस्र की सभ्यता या इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जिसमें नील नदी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसी प्रकार चाइनीज सिविलाइजेशन या चीनी सभ्यता, जिसमें वोंग हो नदी की मुख्य भूमिका थी। और उसी प्रकार जो तीसरी सभ्यता थी वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जिसमें दजला और फरात नदियों की अहम भूमिका थी। स्टूडेंट्स, आपने कुछ नोटिस किया? अगर आप चारों सभ्यताओं को देखेंगे तो ये चारों सभ्यताओं में आपको एक सामान्य बात नजर आएगी, एक कॉमन फैक्टर नजर आएगा, वो है नदी। यानी कि ये चारों सभ्यताओं में नदियों की अहम भूमिका थी। नदियों की बहुत अहम भूमिका रहती है किसी भी सभ्यता या सेटलमेंट्स के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट। नदियों के किनारे बसने के बहुत सारे कारण होते हैं। जब मनुष्य खानाबदोश जीवन त्याग कर वो एक स्थायी रूप से जब उसने निवास करना शुरू किया, तो उसने ऐसी जगह पर निवास करना शुरू किया जहां उसको सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। He settled in permanently in a place where he could get all his basic requirements. और ये तभी संभव हुआ जब वो नदियों के पास स्थायी रूप से बसने लगा, क्योंकि नदियों के कारण उसे खेती करने के लिए, उसे पानी या सिंचाई करने के लिए उसे पानी प्रचुर मात्रा में उससे उपलब्ध हुई। साथ में नदियों के कारण ही उसे पीने के लिए पानी या जल प्राप्त हुआ, और सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि जो पशुओं को वो पालते थे उनके लिए भी पानी उपलब्ध हुआ। नदियों के किनारे जो पेड़ पौधे उगते थे वे जानवरों के चारे के रूप में काम आते थे। इसके अतिरिक्त नदियों के किनारे जो गीली मिट्टी थी, इसे वे थाप कर अपने घर बनाते थे, झोपड़ियां बनाते थे, और नदियों के माध्यम से वे नावों का प्रयोग कर सकते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान वे चीजों के लिए या जिस वस्तुओं की उन्हें आवश्यकता थी वो प्राप्त करने के लिए वो जा सकते थे, आ सकते थे, और इस प्रकार की भी शुरुआत हुई। तो इस प्रकार हम देखेंगे
कि नदियों की बहुत अहम भूमिका थी। विश्व की जो चारों प्राचीनतम सभ्यताएं थी, इसमें नदियों की बहुत ही अहम भूमिका थी। इनमें से ही विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से हमारा सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता भी है। वर्तमान समय में इसे सिंधु सभ्यता या इंडस सिविलाइजेशन के नाम से ही संबोधित किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो काफी विस्तृत हो गया है। इस सभ्यता का जब उत्खनन किया गया तो ये क्षेत्र काफी त्रिभुज के आकार में काफी छोटा था, लेकिन अब इसका जो क्षेत्र है वो काफी विस्तृत हो गया है और गंगा यमुना के दोआब के मुहानों तक ये पहुंच गया है। इसीलिए सिर्फ घाटी तक ही इसको सीमित रखना उचित नहीं रहेगा, बिकॉज द एरिया ऑफ एक्सकवेशन इज नाउ क्वाइट वाइड स्प्रेड एंड सो इट विल नॉट बी एबल टू रिफाइन इट टू अ पर्टिकुलर प्लेस, इंडस वैली। सो इसीलिए घाटी शब्द का प्रयोग अब निष्कासित किया जाता है और इसे अब सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या फिर इंडस सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से आज के वर्तमान समय में इसे इस नाम से संबोधित किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो इस प्रकार सिंधु सभ्यता के नाम से इसका आज के समय में इसका प्रचलन है। तो सिंधु सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जैसा कि मैंने बताया, आपने नाम सुना ही होगा, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इसकी सबसे बेसिक या मुख्य विशेषता यह है कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। इट वॉज प्योरली एन अर्बन सिविलाइजेशन। ये पूरी तरह से एक नगरीय सभ्यता थी जहां एक योजनाबद्ध तरीके से नगरों का निर्माण किया गया था। इसकी खोज 1921 में की गई थी। हड़प्पा नगर, जिसे मैंने बताया क्योंकि इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले 1921 में की गई थी डॉक्टर राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, और ठीक उसी के एक वर्ष बाद 1922 में राखालदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो दीज वर टू इम्पोर्टेंट साइट्स, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये दो प्रमुख नगर, दीज वर द इम्पोर्टेंट साइट्स विच वर फर्स्ट एक्सकवेटेड ड्यूरिंग द एक्सकवेशंस इन इंडस सिविलाइजेशन। तो इसीलिए क्योंकि ये हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले की गई, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, इसीलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक योजनाबद्ध नगर थी जिसमें पूरी तरह से पूरे नगर का निर्माण बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। सड़कें चौड़ी थी। ये सब इसकी फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं। अगर आप डिटेल में मैं बताऊंगी आप लोग को अगले क्लास में इसके फीचर्स के बारे में, कि एक नगरीय सभ्यता थी जहां पर सड़कें बहुत चौड़ी थी और सड़कों के ऊपर किसी भी प्रकार का भवन या किसी भी इमारत का निर्माण नहीं किया गया था। यहाँ की जल निकास प्रणाली इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। यहाँ की जल निकास प्रणाली बहुत ही उत्तम थी और ऐसा प्रतीत होता था कि उस समय अधिकारी के अधीन रहकर ये कार्य करते थे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज जस्ट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। In the next class, I will begin with its discovery. मैं इसकी खोज के बारे में, इसकी खोज कब की गई थी, कैसे की गई थी और इसके मुख्य विशेषताएं क्या हैं, और फिर इसके बारे में आप लोग और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे अलग अलग कैटेगरीज में, अबाउट दिस सोशल लाइफ, इसके सामाजिक जीवन के बारे में, इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जीवन के बारे में, रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन के बारे में, और इसका फिर पतन कैसे हुआ, ये अचानक लुप्त कैसे हो गया, और इसके बहुत सारे कारण हैं जिसमें इतिहासकारों का अभी भी बहुत मतभेद है। कोई एक कारण नहीं बताया गया है इसके पतन का। और ये सभ्यता जो थी ये काफी समय से ये लुप्त थी, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। हमें जो भी जानकारी मिली है वो उत्खनन के माध्यम से मिली है। इसका जो भी स्रोत है, इसके जानने के जो भी स्रोत है, वो उत्खनन में जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, उसके माध्यम से हमें इसकी जानकारी मिलती है। एंड इट हैज बीन डेसिफर्ड, इसका अर्थ निकाला गया है, इसे पढ़ा गया है, इसका निष्कर्ष निकाला गया है, और डेसिफियर करने के बाद ही जो पुरातात्विक है, आर्कियोलॉजिस्ट है,
वे इसके निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और हमें इनकी जानकारी मिली है. So this was a short introduction on Harappan civilization and second year syllabus. Next time we'll begin with the chapter and discovery and we'll continue. Thank you till the next class.